हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी हेडलाइंस होंगी उन सभी को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, तभी सफल होने का असली मजा आएगा। बिल्कुल सही लाइन है। अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई नौकरी पाने की चाह देखी है, कोई पद के बारे में आपने सोचा है, तो उस पद को पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए आपको स्वयं कोशिश करनी है। कोई दूसरा आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। हाँ, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपकी थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन जो अंतिम लड़ाई होगी, अंतिम प्रयास होगा, वो आपको करना है। सपने बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, शुरुआत भी बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। अगर आप चाहें तो शुरुआत बड़ी कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी शुरुआत करके उसको बड़ा बना सकते हैं। ये सब कुछ आप पर निर्भर है। हाँ, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और जब वो सफलता मिलेगी तो आप वाकई में, आपके लिए वो एक अलग समय होगा और एक अलग अनुभूति होगी। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज से शुरू करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है, चीनी सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात, बड़ी सतर्कता, थल सेना पहले ही अग्रिम मोर्चे पर बढ़ा चुकी है तैनाती। दूसरा है, एसटीएफ ने लगाया 52 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध। अब ये कौन कौन से हैं इस आर्टिकल में देखेंगे। और तीसरा है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 53.79%। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। चीनी सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात। लद्दाख की पूर्वी सीमा पर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच सेना के बाद वायुसेना ने भी चीन से लगे सभी अग्रिम मोर्चे पर हाई अलर्ट के साथ अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें वायुसेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू जेट सुखोई, जगुआर के साथ मिग विमान और अपाचे व चिनूक हेलीकॉप्टरों की भी लेह लद्दाख के इलाकों में तैनाती बढ़ा दी गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने गलवान घाटी की घटना के अगले ही 2 दिनों के लिए लेह एयरफोर्स बेस पहुंचकर अग्रिम मोर्चे पर सुरक्षा चुनौती की समीक्षा की है। गलवान घाटी में चीन की दगाबाजी के बाद अत्यधिक सचेत वायुसेना ने चीन से लगी 3500 किलोमीटर से लंबी सीमा के सभी अग्रिम मोर्चे के एयरफोर्स बेस को हाई अलर्ट पर रखा है। लेह लद्दाख व श्रीनगर के साथ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के चीन से लगे अग्रिम मोर्चे पर भी वायुसेना के लड़ाकू जेट व हेलीकॉप्टर हाई अलर्ट मोड में हैं। नेक्स्ट है, एसटीएफ ने लगाया 52 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध। सीमा पर चीनी सेना के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्पेशल टास्क फोर्स ने चीन के 52 ऐप के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि आंतरिक आदेश में एसटीएफ के अधिकारियों व कर्मियों को यह सभी ऐप अपने मोबाइल से हटाने को कहा गया है। निर्देश है कि अपने परिवारजनों के मोबाइल से भी यह ऐप हटवा दें। आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने इन ऐप का प्रयोग न किए जाने की सलाह दी है। इन ऐप के जरिए मोबाइल से व्यक्तिगत व निजी डेटा चुराए जाने की आशंका जताई गई है। इससे पूर्व एसटीएफ एक अन्य ऐप जूम के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। एसटीएफ ने अब तक कुल 53 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। ऐप है टिकटॉक, वाइल्ड हाइड, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वाइवो, वी चैट, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, ब्यूटी प्लस, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, क्वाई, रोमवी, शाइन, न्यूज डॉक, फोटो वंडर, आपुस ब्राउजर, वीवा वीडियो, परफेक्ट कॉर्प, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, हाई सिक्योरिटी लैब, एमआई कम्युनिटी, डीयू रिकॉर्डर, यू कैम मेकअप, एमआई स्टोर, 360 सिक्योरिटी, डीयू बैटरी सेवर, डीयू ब्राउजर, डीयू क्लीनर, डीयू प्राइवेसी। ये ऐसे कई ऐप हैं जिनको अब प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नेक्स्ट न्यूज है, मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 53.79%। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा यानी करीब 53.79% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रोजाना 10,000 से नए मामले भी सामने आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या 3,80,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 3,80,532 मरीजों में से अब तक 2,04,710 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 1,63,248 सक्रिय मरीज रह गए हैं। अब तक 12,573 लोगों की जान भी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,856 नए मामले सामने आए हैं और 336 लोगों की जान भी गई है। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है कि यूरोप पर मंडराया दूसरे दौर का खतरा। WHO ने नए मामले बढ़ने पर बजाई खतरे की घंटी। ब्रिटेन ने अलर्ट स्तर को घटाया। दूसरा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आव्रजन के ड्रीम प्रोजेक्ट को किया बहाल। तो पहली न्यूज देखते हैं। यूरोप पर कोरोना महामारी के दूसरे दौर का खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के क्षेत्रीय दफ्तर ने पूर्वी यूरोपीय देशों में कोरोना के नए मामले बढ़ने पर खतरे की घंटी बजाई है। हालांकि दूसरे यूरोपीय देशों में गत कई हफ्तों से संक्रमण की दर में कमी दर्ज की जा रही है। इसी के मद्देनजर ब्रिटेन ने कोरोना को लेकर अलर्ट के स्तर को घटा दिया है, जबकि जर्मनी में बीते 1 माह के बाद नए मामले में सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई है। यूरोप में कोरोना महामारी से इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। हालांकि अब तक इन देशों में नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। यूरोप के लिए WHO ने क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूज ने कोपेनहेग में एक वर्चुअल बैठक के दौरान कहा, कोविड-19 कई देशों में बेहतर सक्रिय चरण में है। सभी देशों में इसका उच्च खतरा बरकरार है। इधर ब्रिटेन में शुक्रवार को कोरोना अलर्ट के स्तर को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया है। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री मैक हैकॉक ने कहा, अलर्ट के स्तर को कम करना देश के लिए अक्षम क्षण है। सरकार की योजना काम कर रही है। संक्रमण की दर तेज गति से कम हो रही है। इसके लिए हमें अपने लाखों स्वास्थ्य और सोशल केयर सर्विस कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इटली में वैज्ञानिकों को इसी न्यूज में दिया गया है कि इटली में वैज्ञानिकों को मिलान और तुरीन शहर से दिसंबर में 2019 में एकत्र किए गए नाले के पानी में कोरोना वायरस मिले हैं। इससे पता चलता है कि चीन में जब पहली बार इस वायरस का पता चला था, उसने पहले उत्तरी इटली में उसका प्रसार हो गया था। चीन में 31 दिसंबर को इस वायरस का पहला केस सामने आया था। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आव्रजन के ड्रीम प्रोजेक्ट को किया बहाल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति को अपने फैसले से पलट दिया है। अमेरिकी अदालत ने उस प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है जिसके जरिए अवैध रूप से अमेरिका आने वाले 6.5 लाख बच्चों का कानूनी अधिकार छिन जाता है। आव्रजन के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम ड्रीमर कहलाता है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले से उन लोगों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जो अपने बचपन में अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विगत गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके जरिए 70,000 युवा आव्रजकों को सुरक्षा प्रदान करने के कानूनी अधिकार को खत्म किया जा रहा था। 5 के मुकाबले 4 जजों ने एकमत होकर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि 2012 में बराक ओबामा के कार्यकाल में बनाए गए डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम को 2017 में ट्रंप का खारिज करना उचित नहीं है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, रेहड़ी पटरी वालों को जुलाई से मिलेगा कर्ज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पहले चरण में 108 शहरों को किया गया है चिन्हित। दूसरी न्यूज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक ने लोम्बार्ड में हिस्सेदारी बेची है। और पर्यावरण मंत्रालय की नीतियां कचरे में फेंकने लायक, ये बोला है नितिन गडकरी ने, जो कि खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं। पहली न्यूज़ है, रेहड़ी पटरी वालों को जुलाई से मिलेगा कर्ज। लॉकडाउन में सर्वाधिक प्रभावित शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को जुलाई से वित्तीय मदद मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पहले चरण के लिए 108 शहरों को चिन्हित कर लिया गया है। इस बाबत शहरी विकास मंत्रालय और सिडबी के बीच शुक्रवार को एक करार किया गया है। योजना का लाभ 50 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिलेगा। स्वनिधि योजनाओं की शुरुआत इन दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। शहरी विकास मंत्रालय ने योजना को इसी महीने की पहली तारीख को लॉन्च किया है। योजना का उद्देश्य कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर कार्यशील पूंजी मुहैया कराना है। इसके तहत ये दुकानदार 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। निर्धारित अवधि के अंदर कर्ज अदा कर देने वालों को सालाना मात्र 7% का ब्याज चुकाना पड़ता है, यानी चुकाना होगा। जल्द कर्ज चुका देने पर कर्ज की सीमा भी बढ़ सकती है। मंत्रालय ने योजना से जुड़े सभी पक्षकारों को जानकारी भेजकर इसमें शिरकत करने का आग्रह किया था। इनमें बैंक, एनबीएफसी, सिडबी, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन समेत सभी राज्य शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, आईसीआईसीआई बैंक ने लोम्बार्ड में बेची हिस्सेदारी। निजी क्षेत्र की अग्रणी कर्जदाता आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी 3.96% हिस्सेदारी को बेच दिया है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी 2,250 करोड़ रुपए में बेची है। इस बिक्री के बाद इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी 51.9% बची है। बैंक ने अपनी तिमाही नतीजा जारी करते हुए बताया कि वह अपनी बैलेंस शीट सुधारने की कोशिश में है। इसी कड़ी में बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद बैंक ने 1.8 करोड़ शेयर 10 रुपए प्रति शेयर की फेस वैल्यू से के हिसाब से बेच दिए हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मंत्रालय की नीतियां कचरे में फेंकने लायक, ये बोला है नितिन गडकरी ने। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की नीतियों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये नीतियां बेहद पुरानी हैं और इन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये विकास में बाधक हैं। इन पुरानी नीतियों के चलते ही देश में बांस उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के रवैये की वजह से ही ना तो पर्यावरण की ही रक्षा हो पा रही है और ना ही आर्थिक विकास में कोई मदद मिल रही है। उनके मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस बारे में बात की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे गडकरी का कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय की उल्टी सीधी नीतियों के चलते ही एनएचएआई अपनी सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से हिचक रहा है। नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट पेज है अब हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, नई दिशा की प्रतीक्षा करती राजनीति। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रों का भविष्य उनके नेताओं की ईमानदारी एवं निस्वार्थ प्रयासों से ही आकार लेता है। और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा। दूसरा है, जरूरी है चीनी विरोधी आर्थिक नवजागरण। चीन पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने हेतु हमें बहुत कुछ करना होगा। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े अरविंद मिश्रा ने। तीसरा है, देश घातक राजनीति। चीन की धोखेबाजी पर जो अब राजनीति की जा रही है भारत में ही, यानी कि भारत के विपक्ष द्वारा, वो देश हित में नहीं है। और इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, नई दिशा की प्रतीक्षा करती राजनीति। वर्तमान में हम कोविड-19 महामारी के रूप में एक बड़े विकट संकट से जूझ रहे हैं। इससे निपटने के लिए तमाम कवायद हो रही हैं।
जिनमें से कई पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों से हम इतिहास में खुद को कटघरे में खड़ा कर पाएंगे कि इस आपदा के दौरान हम मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के मोर्चे पर सामूहिक रूप से कितने विफल रहे थे। लाखों वंचितों पर टूटे दुखों के पहाड़ ने उन्हें और निराशित कर दिया है। परिणाम स्वरूप उनके आत्मसम्मान का और अवमूल्यन हुआ है। यह भारतीय राज्य की चेतावनी पर एक धब्बे की मानिद कालिक पोत जाएगा, उस राज्य पर जो नागरिकों का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए शपथबद्ध है। बीते दिनों विचलित करने वाली तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। हमने देखा कि अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा कैसे शवों को कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं। यह भारतीय गणतंत्र की आत्मा पर इतना गहरा घाव है जिनके निशान लंबे समय तक कायम रहेंगे। देखिए, अभी तक कोरोना वायरस में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी या फिर वार्ड बॉय, नर्स सब लगे हुए थे, उन्हें हम कोरोना योद्धा कह रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे इस छवि को धूमिल माना जा सकता है। कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि जो कोविड-19 में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके शवों को कचरे की गाड़ी में डाल के ले जाया जा रहा था। तो ये आप सोचिए, जिनके परिवारजन उनके जो परिवारजन होंगे, उन पर क्या बीती होगी इस दृश्य को देखकर। तो उसी पर ये आर्टिकल एक तरीके से लिखा गया है कि अब आपने तो उसको जैसे प्रधानमंत्री द्वारा उसको उन्हें बोल दिया गया कि ये हमारे योद्धा हैं, लेकिन अब वो योद्धा किस तरीके से अपने जो उनको तमगा दिया गया है उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी देखना जरूरी है। जब राष्ट्र शासन से जुड़े संस्थानों को कसौटी पर कसता है, तब शीर्ष न्यायालय से ही अपेक्षाएं रह जाती हैं कि वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों के उन अधिकारों के पक्ष में मुखरता से पैरवी करे जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उससे उम्मीद होती है कि वह देश का मुखिया भले ना बने, परंतु उसे सही दिशा अवश्य दिखाए। चूंकि अदालत की विस्तारित भूमिका के औचित्य को लेकर अभी मंथन जारी है, ऐसे में न्यायालय को संविधान के परिरक्षक के रूप में राष्ट्र के विश्वास को निरंतर बनाए रखने का काम करना चाहिए। कोरोना महामारी ने विभाजित राजनीति की सीमाओं को उजागर किया है। ऐसी राजनीति जो सिद्धांतों के बजाय लोक लुभावनवाद के मुंह में फंसी है, जो राजनीति संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण कुलुषित और निजी आकांक्षाओं के चलते बौनी हो गई हो। ऐसे में यह संकट राजनीति के राष्ट्रीय पुनरुत्थान का पड़ाव बन सकता है। निराशा के साए में भी हम ऐसे क्रांतिकारी नेतृत्व की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे दौर की अप्रत्याशित चुनौतियों से भी विनम्रता पूर्वक और सच्चाई के साथ जनता को साध सके। अपने इतिहास के इस प्रवर्तनकारी पड़ाव पर हमें ऐसा नेतृत्व विकसित करना होगा जो मूल्यों के आधार पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति कायम कर सके। ऐतिहासिक विषमताओं में साक्षात्कार करने वालों के अनुभव से हम जानते हैं कि इतिहास की प्रताड़ना के शिकार यही कहेंगे कि वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के इतिहास पर चर्चा कीजिए। जब तमाम धारा प्रवाह चलते हैं तो चलिए हम भी एकजुट होकर एक सशक्त सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हम भी राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रायोजन में जुटें और ऐसी ताजगी भरी नई राजनीति को दिशा दें जो आदर्शवाद को इतिहास की प्रेरक शक्ति के रूप में खारिज ना करे। यह वह समय है जब हम नेतृत्व को स्मरण कराएं कि आसान परिस्थितियों का सहज स्थिति में शख्सियत महान नहीं बनती। दूसरा है, जरूरी है चीनी विरोधी आर्थिक नवजागरण। चीन की धोखेबाजी जब तक देश को न केवल एकजुट होना है, अब जब धोखेबाजी में अब देश को एकजुट होना चाहिए, बल्कि दिखाना भी चाहिए कि तब कुछ राजनीतिक दलों और खासकर कांग्रेस का व्यवहार ऐसा है जैसे गलवान घाटी का संगीन मामला चीन और भाजपा के बीच हो रहा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर प्रसंग पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों को देखकर तो यही लगता है कि वह मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब चुकता करने के लिए ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान यदि कुछ साबित कर रहे हैं तो यही कि दलगत राजनीति में डूबे नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बिगड़े बोलकर क्या हासिल कर रहे हैं कि वह कहां छिपे हैं।
बाहर क्यों नहीं आते? ऐसी भाषा से तो प्रधानमंत्री के प्रति घृणा ही उजागर होती है। वह 50 साल के हो गए हैं, लेकिन गंभीरता और परिपक्वता से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब रक्षा और विदेश नीति से जुड़े गंभीर मसलों पर उन्होंने घोर अपरिपक्वता का परिचय दिया हो। क्या कोई यह भूल सकता है कि डोकलाम विवाद के समय वह किस तरह गुपचुप रूप से चीनी राजदूत से मिलने चले गए थे? तब चीनी दूतावास इस मुलाकात की सूचना दे रहा था, लेकिन कांग्रेसी नेता इससे इनकार कर रहे थे। गलवान घाटी की घटना के बाद राहुल गांधी मौके की नजाकत को समझने के बजाय उल्टे सीधे बयान देने में लगे हुए हैं। इसलिए उनके समर्थक उनसे भी दो हाथ आगे निकल रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस यह सोचने की सामर्थ्य ही खो चुकी है कि ऐसी सस्ती राजनीति से देश का हित सधेगा या फिर उनके जाने अनजाने भारत विरोधी ताकतों को बल मिलेगा। तो ये 3 आर्टिकल थे आज के। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज है कि चीनी कंपनियों से करार पर फैसला अगले सप्ताह। लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद बीसीसीआई ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बीसीसीआई ने वीवो, ड्रीम 11 जैसी चीनी कंपनियों के साथ हुए करार पर एक बार दोबारा विचार करने का फैसला किया है। यही वजह है कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी चीनी कंपनियों के साथ मौजूदा करार को लेकर अगले सप्ताह बैठक आयोजित करने जा रही है। हालांकि अभी इस फैसले में चीनी कंपनियों के साथ सिर्फ आईपीएल के करार पर फैसला किया जाएगा। आईपीएल की मुख्य मौजूदा प्रायोजक मोबाइल कंपनी बनाने वाली कंपनी वीवो है। वही बीसीसीआई की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में पेटीएम मुख्य प्रायोजक है, जिसमें चीनी कंपनी अलीबाबा ने पैसा लगाया हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी बायजूस में भी चीनी कंपनी का पैसा लगा हुआ है। ये सभी फैसले अगले सप्ताह लिए जाएंगे। तो ये आज का यानी 20 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।